अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिबेट एट 8 के साथ मैं हूं हुमैर अनवर। नाज़रीन, हमने देखा कि मुल्की सियासी बहस में एक अजीब हलचल पैदा हुई और ऐसी हलचल पैदा होने की वजूहात सदारती निज़ाम की आवाज़ें उठना थी। अब सदारती निज़ाम का मतलब है कि तमाम तर आइनी ढांचे को तब्दील किया जाएगा और ऐसा तभी मुमकिन है कि जब बड़ी सियासी जमातें एक पेज पर होंगी, एक स्टांस होगा और इत्तेफाक राय होना बहुत ज़रूरी है। अब बात दरअसल ये है कि हुकूमती जमात समेत तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि वो सदारती निज़ाम नहीं चाहती और इसके बरक्स पार्लिमानी निज़ाम के हामी रहे हैं। फिर शेख रशीद साहब के हालिया बयान के मुताबिक ये सारी अफवाहें बेबुनियाद हैं, कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं, कोई एमरजेंसी की बात नहीं की गई और किसी सियासी निज़ाम को यानी किसी सदारती निज़ाम को लाने की बात नहीं की गई, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा अनसर्टिनिटी जो पाकिस्तान में इस वक्त प्रिवेल करती है, उसका हल सदारती निज़ाम है या फिर कोई और ऑप्शन भी मौजूद है हुकूमत के पास? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एजाजुल हक साहब ने। आप सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और साथ साथ सरबराह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के। सर, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एजाजुल हक साहब, अगर सारे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एक्स फैक्टर्स को साइड पे रख दिया जाए तो हुकूमती परफॉर्मेंस को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हुकूमती परफॉर्मेंस तो कुछ क्रेडिबल नहीं है। कुछ चीज़ों में इन्होंने बेहतरी लाए हैं इवेंचुअली, जी ये सोचकर जिस तरह के हेल्थ कार्ड वगैरह हैं। जी लेकिन बेसिकली जो आम आदमी है उसके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी और अनफॉर्चुनेटली कह लें आपको कि आईएमएफ और जो फाइनेंशियल मामलात थे वो सही तरीके से हैंडल नहीं किए गए। जी उसमें कुछ मौजूदा हुकूमत का कसूर कह भी सकते हैं आप, कुछ नहीं भी कह सकते, क्योंकि ये जो इस मर्तबा जो एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया, ये एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब नहीं हुआ जी कि आप ऐसी जमात को लेकर आए हैं, मतलब हुकूमत में आई है जो कि अपने फैसले इनिशियली खुद नहीं कर सकी। जी और बहुत से लोग जो है इंडक्ट किए गए, कोई दाएं से कोई बाएं से। तो अकेला कप्तान तो सही नहीं खेल सकता। इजाज़त साहब, और इसकी वजूहात क्या हैं? आप कह रहे हैं कि अकेला कप्तान नहीं खेल पाएगा, ज़ाहिर है टीम की ज़रूरत है। अब टीम भी तो ज़ाहिर है कप्तान ने ही बनाई है ना। अगर कैबिनेट की भी बात कर लें डायरेक्ट, तो वो सारे लोग हैं जो खान साहब के बहुत करीब थे और करीब हैं। फिर परफॉर्मेंस क्यों बेहतर नहीं की जा रही? क्या कोई तजर्बात की कमी है, तजर्बे की कमी है, या फिर तैयार नहीं थी पीटीआई कि उसे हुकूमत दी जाए? तजर्बे की कमी नहीं है। पीटीआई में जो कप्तान है उनके पास प्लेयर ऐसे नहीं थे जिनको कि सही जगह पर खड़ा किया जाता, यानी ठीक है। कि और सही जी जी ऑर्डर में उनको भेजा जाता। यानी इनके पास फाइनेंस का कोई सही आदमी नहीं था जो कि फाइनेंशियल मैटर्स को देखता। इनके पास टेक्निकल कोई ऐसे लोग नहीं थे। इन्होंने इधर उधर से मांगे तांगे के लोगों को लाकर बिठा दिया जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। पेट्रोलियम को ले लें आप, उसके अंदर और दीगर भी जो ऐसी टेक्निकल वजारतें थी, कॉमर्स हो गई, टेक्सटाइल हो गई, जी इंडस्ट्रीज हो गई, उसके अंदर उन्होंने उन लोगों को ला के बिठाया जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे जी और जिनका पीटीआई से कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा ताल्लुक भी नहीं था। उनको लाया गया। कुछ लोगों को आखिरी दिन पीटीआई की हुकूमत से मिला दिया गया, कुछ लोगों को इधर उधर से मांग के ले आए। फिर इनको फाइनेंस के अंदर जो अपने इनके अपने विजिट थे वो जी कामयाब नहीं हुए, 6-7 महीने चल सके। उसके बाद इनको इम्पोर्टेड लोग मिलने शुरू हो गए जिनको ये जानते भी नहीं थे, और कहाँ से वो आए ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, जी या ये लोग खुद बता सकते हैं। फिर अब भी आप देख लें कि जिन लोगों को लाया गया, लगाया गया, जो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं और किस तरह से लगे हैं। तो ये चीज़ें जो थी ये बड़ी मतलब कि 3 साढ़े 3 साल गुजर गए हैं, अभी तक हुकूमत की सिमत जो है वो सही नजर नहीं आई। वो पकड़ लो, सही सही। पकड़ लूंगा, लटका दूंगा, नारे लगते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई सही। जिसको कि अच्छा एजाजुल हक साहब, अगर सदारती निज़ाम की आवाज़ें उठाई जा रही हैं और उसके बाद कहा जा रहा है इमरजेंसी के भी चांसेस हैं, फिर डील्स की भी बातें की जा रही हैं, आपको लगता है कि आप भी माजी में हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, बहुत से हुकूमती अदवार आपने देखे हैं, क्या कोई ऐसे चांसेस मौजूद हैं कि सदारती निज़ाम ले आया जाएगा या फिर कोई इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी?
मौजूदा सिस्टम के तहत तो सदारती निज़ाम का आना बड़ा मुश्किल है। देखें, सदारती निज़ाम पाकिस्तान के अंदर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जी सब मार्शल लॉज के दौरान रहा है वो। जी एक सदर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बने थे, वो भी सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे पहले, और फिर प्रेसिडेंट थे रहे, जो कि मतलब सो कॉल्ड आप कह सकते हैं कि जमहूरियत मुल्क टूटने के बाद आधा पाकिस्तान जो रह गया तो उसके अंदर एक जी एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन अब मौजूदा सिस्टम के अंदर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो पार्लियामेंटेरियंस का है, और पार्लियामेंटेरियंस कभी भी अपने इख्तियारात किसी और के हाथ में नहीं देखना चाहेंगे। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो लीड कर रहा होता है या जो वजीर आजम होता है, वो ये कहता है कि अगर सारे इख्तियारात मेरे हाथ में आ जाएं जी और मैं अपनी टीम खुद सेलेक्ट कर सकूं, यानी कि टेक्निकल लोगों को, टेक्नोक्रेट्स को मैं बाहर से ला सकूं। हालांकि ऑलरेडी 5 एडवाइजर्स की आपको गुंजाइश है, उसमें अभी भी आपने कई लगाए हुए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, जी कुछ ने रिजाइन कर दिया अभी हाल ही में। तो ये भी पता नहीं कहाँ से उधार के मांग के लाए हुए थे या कहीं बाहर से मुसल्लत कर दिया गया है। कोई CIA के थिंक टैंक में था, उसको यहाँ ला के लगा दिया गया। तो इस अजीब किस्म का होश पोश रहा है। तो ये लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे जी कि हमें लेजिस्लेशन करें, क्योंकि ये मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो लेजिस्लेशन करने के लिए नहीं आते, लॉ बनाने के लिए नहीं आते, वो आते हैं अपने अपने मफादात के चक्कर में। जी और वो मफादात है, कोई बड़े बड़े माफियाज हैं, क्योंकि पैसा भी बड़ा होता है, किसी ने अपने एम्पायर्स को सेव करना होता है, तो वो आ जाते हैं मैदान में। तो वो कैसे चाहेंगे कि हम अपने इख्तियारात जो हैं वो किसी और के हवाले कर दें। तो मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सिस्टम के अंदर से ये तब्दीली आ सकती है। हाँ, खान जी साहब रेफरेंडम करा सकते हैं, रेफरेंडम में हो सकता है उनको रेफरेंडम करवाने की इजाज़त भी मिल जाए सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन रेफरेंडम के बाद जो तब्दीली लानी पड़ेगी उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, सही सही तो वो कहाँ से लेकर आएंगे। सही। अच्छा इजाज़त साहब, चलें अगर इस बहस को एक साइड पर रख दिया जाए, सदारती निज़ाम आ भी जाता है फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज, क्या पाकिस्तान में जो मौजूदा अनसर्टिनिटी है इसका हल सदारती निज़ाम है, एमरजेंसी है? क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर का हिस्सा नहीं है, सारे इसके अगेंस्ट खड़े दिखाई देते हैं बज़ाहिर तो कि सदारती निज़ाम नहीं होना चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम के हामी हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन देखें ना, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, एक किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बस में ये नहीं है। जी चाहे वो कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, लोग 3-3 दफ़ा वजीर आजम रह कर जा चुके हैं और चौथी दफ़ा भी उनको ले आएंगे, तो वो कौन सा नया एक फार्मूला ले आएंगे कि मुआवजा जी कर देंगे। और जो वज़रा आला 3-3 दफ़ा रह चुके हैं, हाँ जी बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव थे, वो कहते जी ये खाते थे लेकिन लगाते तो थे। तो जी ये हमारे यहाँ जो मसला ये रहा है कि हुकूमतों को लाने के अंदर कुछ ऐसे भी हाथ थे जिन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं, और वो भी क्योंकि पॉलिटिकल मामलात को इतना जानते नहीं है, तो वो भी फिर एक्सपेरिमेंट्स ही होते रहते हैं। जी कहीं ना कहीं से कोई NRO आ जाता है, कहीं से कहीं बाहर से मुदाखलत आ जाती है। ये 2002 से पहले, या बल्कि कह लें 2008 से पहले, एक नई तरतीब थी कि भाई अंदर से ही मुदाखलत होती थी, यानी कि खुफिया जी हो गई, कहीं ICI बन गई, कहीं दीगर मामलात सामने आ गए। ये 2008 के बाद जो नया एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, जहाँ से बाहर की मुदाखलत आनी शुरू हो गई है, जैसे कि NRO हुआ मोहतरमा बेनज़ीर का, यानी कि एक बहुत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया बैठकर, उसकी बड़ी जी तशहीद दी गई जी कि हम कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे नहीं। तो पहले ही मौका मिला नहीं, तो देख लिया आपने कि अबू धाबी के अंदर मीटिंग्स शुरू हो गई। और फिर कॉन्डोलीसा राइस की जो किताब आई है, हर पाकिस्तानी को वो पढ़ के एक शर्म हासिल करनी चाहिए कि किस तरह से रात के 2-2 बजे आपके जो हुक्मरान हैं उनको उठाकर और किस तरह से जी अहकामात दिए जाते थे। तो ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म करने के लिए आपको एक साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट निज़ाम चाहिए, जिसके लिए आपको वो लोग चाहिए जिन पे कोई दाग ना हो। सही अब मौजूदा सूरत हाल में जब आप देख रहे हैं कि जी बगलें बजाई जाती हैं कि जी हमें तो नैब ने फलाने केस में छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं देखते कि ये जितनी फलूदे अकाउंट और अपने नाइयों के अकाउंट, अपने मुलाजमों के अकाउंट, उसमें कितने अरब रुपए जो है वो ट्रांसफर हुए हैं और कैसे हुए हैं, जी कोई पूछने वाला नहीं है। सही तो ये चीज़ें सही करने के लिए आपको
और कभी भी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई। हर किसी ने अकाउंटेबिलिटी को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया, चाहे वो मौजूदा हुकूमत थी, चाहे वो माजी की हुकूमतें थी, चाहे वो मार्शल लॉ की हुकूमत थी। तो ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी, मुल्क का आगे बढ़ना, इस वक्त जो हालात हैं, जो करप्शन के हालात हैं, जो बदअमनी के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, जो कि हमारे सही सारे इदारों के हालात हैं। जुडिशरी को आप देख लें, 20 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन जिन केसेस को उठाना होता है वो रातों रात उनको लगा भी दिया जाता है और मतलब कि छुट्टी वाले दिन उनके फैसले भी हो जाते हैं। सही सही। अच्छा इजाज़त साहब, अब अगर शेख रशीद साहब की बात कर लें तो वो कहते हैं कि कोई डील नहीं हुई, कोई ढील भी नहीं दी गई है। अब ज़ाहिर हमने माजी में देखा कि ढील तो दी गई है। अब नून लीग की अगर लीडरशिप बाहर बैठी है जाकर, तो ये बहुत से सवालिया निशान खड़े करती है। अब ज़ाहिर है बहुत से सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर कि किस तरह बाहर गए। फिर अब ये शोर मचाया जा रहा है कि जी फेक डॉक्यूमेंट्स थे जिसके तहत वो बाहर चले गए हैं। तो क्या फेक डॉक्यूमेंट्स पहले नहीं चेक किए जा सकते थे? नहीं, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे, सारा बंदोबस्त हुआ हुआ था, बातचीत हुई भी थी जी। ये तो बाहर जाकर अगर वक्त से वापस आ जाते तो ठीक था, लेकिन उनके दिल में कोई खौफ था जो वो बाहर जाकर बैठ गए और फिर उन्होंने वापस आने का नाम ही नहीं लिया। जी। और ना ही मुझे नजर आ रहा है कि कोई बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं, क्योंकि वो भी अब इसी इंतजार में है कि शायद कोई एनआरओ हो जाए, शायद कोई बातचीत हो जाए। तो उसके लिए हर किस्म के हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने बाहर भेजा, जिन अदालतों ने फैसले किए, जो 50 रुपए का वो जो स्टैम्प पेपर जिसपे इजाजत दी गई, ये सारी चीजें कैसे हुई? यानी आप कुछ लोगों के लिए आपका कानून और है, आम आदमी के लिए आपका कानून और है। अच्छा इजाज साहब, अब सहाफ़ती हलकों से आवाज़ें उठ रही हैं कि डील हो चुकी है और नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा पाकिस्तान, वो जेल भी जाएंगे, साथ साथ उनको क्लियर भी कराया जाएगा वहाँ से, और फिर इक़्तिदार भी शायद दी जाए। क्या ये जो अब बातें हो रही हैं, अफवाहें हैं, क्या ये दुरुस्त हैं या फिर सिर्फ महज अफवाहें हैं? देखिए, उनकी कोशिश तो बहुत है, अब लचक भी बड़ी दिखा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ करना है या करवाना है मुझे बताया जाए, मैं करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन फिर साथ साथ वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाया जा रहा है। जी जी। तो मतलब अजीब व गरीब सा हौश पौश सा इस वक्त एक मामला चल रहे हैं। तो डील तो कोशिशें बड़ी हुई हैं। बीच में ये भी कोशिश हुई है कि नवाज शरीफ साहब को उठा के शहबाज शरीफ को लाया जाए। शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, उन्होंने भी कोशिश की बड़ी कि मेरे जरिए हो जाए, मैं जाके भाईजान को मना लूंगा और जिस तरह कहेंगे उस तरह से मामला चला भी लेंगे। और फिर आपने देखा कि उनको बाहर ही नहीं जाने दिया गया। शायद हुकूमत को बर वक्त पता लग गया था कि ये किसी डील के नतीजे में जा रहे हैं, तो इसलिए इधर कुछ भी मुमकिन है। देखें, पाकिस्तान की तारीख में 2 ही बड़े केसेस आए हैं, एक का फैसला नहीं हो रहा और एक को रातों रात हुदैबिया केस था, यानी रातों रात उस केस को खत्म कर दिया गया। यानी कि और ये भी कहा गया कि जितने हकायक हैं इसके अंदर, जो शवाहिद हैं इसके अंदर, वो सही हैं, लेकिन ये केस आगे चल नहीं सकता। सही। इसी तरह से जब एनआरओ हुआ 2008 के अंदर, परवेज मुशर्रफ साहब का 2007 या 7 नवंबर में जब एनआरओ हुआ था, उसी साल नवंबर में एनआरओ हुआ और दिसंबर में स्विस केसेस के फैसले आ रहे थे। तो वो सारा पैसा भी माफ़ कर दिया गया, वो ज्वेलरी भी माफ़ कर दी गई, वो जरदारी साहब के जो 6 मिलियन या 60 मिलियन जितने भी वो यूएस डॉलर से पड़े हुए थे, जिसका सबको पता भी था, कहाँ गए वो? किसी ने पूछा बाद में कि जी वो पैसे जिनका इंकशाफ हुआ था, वो ज्वेलरी जिसका इंकशाफ हुआ था, वो अकाउंट्स जिनका इंकशाफ हुआ था, वो किधर गए? वो सरे महल कहाँ गया? किसने बेचा? जो उसका पैसा आया वो पाकिस्तान में आया या बाहर ही रख दिया गया? तो ये सिस्टम जो है इस तरह कभी चल सकता है कि आप सिलेक्टेड जो है मामलात को चलाएं, जहां आप समझे मुनासिब उसको सही है और जहां आप समझे कि ये सही है तो उसको गलत करार दे दिया गया। तो ये इन चीज़ों से जब तक जान नहीं छूटेगी, ये मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे, क्योंकि ये माफियाज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है इस मुल्क के अंदर, और इनके पास पैसा इतना है कि इनका मुकाबला करना भी कोई आसान काम नहीं। सही। अच्छा इजाज़ुल साहब, अब पीटीआई का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों बज़ाहिर एक पेज पे हैं, मौक़िफ़ भी सेम है, कोई ऐसी रिफ्ट नहीं है,
और इस्टेब्लिशमेंट खुश भी है। क्या मौजूदा सूरत हाल में ये तासुर दुरुस्त है जो दावे किए जा रहे हैं? वो पेज तो बड़े अरसे से अब फट चुका है मेरे ख्याल में। अच्छा। जो एक पेज था, अब हुकूमत का जो बेहतर पेज, अगर एक पेज पे आना है तो उसको डिलीवर करना पड़ेगा जी। बेसिकली। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। यहाँ तो हालात ये हैं कि आप तनख्वाहें देने के लिए बोरिंग कर रहे हैं। इंटरनल आपकी बोरिंग जो है वो ट्रिलियंस में चली गई है। बाहर से तो जो बोरिंग है वो आती है। जी। अब तो ये हाल है कि आप तनख्वाहें देने के लिए भी बोरो कर रहे हैं। तो बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए आपको कम से कम, अगर अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकेंगे तो फिर आपका चलना भी जी। बड़ा मुश्किल है। सही। तो अच्छा, आपने कहा जी पेज फट चुका है, अब पेज किसके साथ जोड़ा जाएगा? आपको क्या लगता है कि आने वाला टाइम जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फेवरेट है और फिर अवाम उसको मैंडेट भी देगी? देखिए, अवाम का तो कसूर मैं नहीं समझता। अवाम भी वही करती है जो हम समझते हैं। हमने हमेशा कहा जी लेसर इवल, जी। कि जी ये बड़ी खराबी है, छोटी खराबी को ले आओ। तो इसी चक्कर में एक विशेष सर्कल में हम पड़ गए। जो सही नहीं चल सकती या जिसके साथ एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती, वो फिर बड़ा इवल बन जाता है। और फिर छोटा इवल जो है, जिसे पहले बाहर निकाला जाता है, उसको फिर छोटा इवल बना के वापस जी। लाया जाता है। तो अवाम तो स्वाय पिसने के उसको कुछ भी नहीं मिला। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मामला जो हैं इस वक्त आप देख लें कि इंतहा पे पहुंच चुके हैं। मौजूदा हुकूमत के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक नई जमात आई थी। वो एक जी। जो दो टू पार्टी निज़ाम था, जिससे कि भाई एक के अलावा दूसरी कोई आई नहीं, एक तीसरी जमात सामने आई थी, और जो अपने आप को परफॉर्म करके साबित कर सकती थी। जी। और अभी भी मौका है, अगर ये सही मामलात को कर लें अपने, और किबला अपना दुरुस्त कर लें, तो मेरे ख्याल में शायद कोई बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, इजाज़त साहब, अब अगर फ्यूचर की बात कर लें, 2023 के इलेक्शंस की बात कर लें, तो किसकी तरफ रुझाना ज़्यादा दिखाई देते हैं? अगर इस्टेब्लिशमेंट को भी सामने रखें और मुल्क की सूरत हाल को भी सामने रखें, तो क्या लगता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है मैदान मारने में कामयाब हो सकती है? क्या देखिए, पीटीआई पॉलिटिकल दोबारा आ पार्टी सकती है? तो मौजूदा हुकूमत का इस वक्त तो हालात बड़े ख़राब हैं। जी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अफसोस इस बात का होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट उन लोगों को तक़वियत मिल रही है जिनको बिल्कुल ही फ़ारिग हो गए थे, मतलब जी। पॉलिटिकली। अब क्या करें कि लोगों के पास कोई ऑल्टरनेट है नहीं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपने पाँव जमाए हुए, और पंजाब के अंदर जो है वो मौजूदा हुकूमत और या पॉलिटिकल पार्टी जो है इनकी, जी। इसके नाक़िस कारकर्दगी की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट उन जमातों को फ़ायदा पहुंच रहा है, जिनको मैं समझता हूं कि अवाम एक दफ़ा सारे मुस्तरद कर चुके थे। जी। तो अब अगले आने वाले इलेक्शन में अगर तो सही इलेक्शन हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए, और माजी की तरह उस पर उंगलियां ना उठाई गई, तो शायद कोई जमात जो है जो अवाम को रिलीफ दे सके, उसको मौका मिले सामने आने का। सही। अच्छा, पीपल्स पार्टी की अगर बात कर लें तो पीपल्स पार्टी भी बहुत एक्टिव है, बहुत भरपूर अंदाज से पावर शोज़ भी किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा सिंध में एक बहुत बड़ी रिफ्ट थी, अब ज़ाहिर है उससे भी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। पीपल्स पार्टी का फ्यूचर किस तरह देखते हैं? आने वाले जो इंतखाबात हैं, कोई जो पेज आपने फाड़ा है उसके साथ पीपल्स पार्टी को जुड़ता दिखाई देते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी तो बहुत ही पिछले 3 साढ़े 3 साल में पूरा जोर लगाया है जी। कि किसी ना किसी तरह से हम डी में पहुंच जाए। डी में पहुंच भी गए हैं, जी। लेकिन लोग उन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। ये छोटे मोटे पावर शो जो आप देख रहे हैं, ये तो मतलब पैसा खर्च के और लोगों को लाया जा रहा है वहां पर। जी। सिंध के अंदर जो है वो हुकूमत को इस्तेमाल किया जा रहा है, पटवारियों को, टीचरों को इस्तेमाल किया जा रहा है सिंध के अंदर। लोग तंग आ चुके हैं, सही बात आपको बताऊं तो। जी। हालात आप देखें क्या है वहां पर, मतलब किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, रिलीफ नहीं मिल रहा। अजीबो गरीब से हालात पैदा किए हुए हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज़ है नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पर आगे इक्का दुक्का पावर शो करके ज़रा कुछ लोगों को इकट्ठा करके, और जी। मतलब ट्रिक से अगर आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम बड़े पॉपुलर हो गए। हाँ, अलबत्ता इस बात में उन्होंने बड़ी पेशरफ्त की है कि अपोजिशन को नहीं चलने दिया, पीडीएम को तोड़ दिया, पीडीएम को कमज़ोर किया। इसमें लाज़मी बात है उनको इस वजह से कुछ रिलीफ भी मिल गया उनको,
कि कुछ केसेस उनके फारग कर दिए गए हैं, कुछ केसेस मुझे लग रहा है आगे चलकर फारग हो जाएंगे। जी। अच्छा इजाज़त साहब, अगर बलदियाती निज़ाम की तरफ थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है अभी हमने देखा कि सिंध में एक अजीब सी हलचल है। जो बलदियाती निज़ाम पास कराया गया सिंध असम्बली से, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में हैं वो आवाज़ उठा रही थी, सड़कों पे भी निकला गया। फिर हमने देखा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ज़ोर आजमाई भी की गई, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को उस तरह तैयार नहीं है। अब ज़ाहिर अदालत ने भी कह दिया है कि आपको आइनी रास्ता इख्तियार करना होगा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई? भाई इन पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री देखें आप। जी किसी सियासी जमात ने, खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने तो तारीख में कभी इलेक्शंस करवाए नहीं लोकल जी बॉडीज जी, में। बिल्कुल सही। और पीएमएलएन ने भी बस रिलेक्टेंटली ही करवाए हैं, ताकि पंजाब में उनका मतलब एक कहा कि ग्रास रूट लेवल पे कुछ हमें मिल जाए। पीटीआई की हुकूमत भी केपीके में पहला पार्ट करवाने के बाद अब आप देख लें कि क्या रिजल्ट निकले वहाँ पर। और अगर पंजाब में होंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। लोग मतलब टिकट लेने को भी तैयार नहीं हो रहे, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो टिकट लेने पर तैयार नहीं हो रहे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हालांकि ये अपने आप को कहती है डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, लेकिन ना तो इन्होंने अपनी जमातों के अंदर कभी जमहूरियत को नाफिज होने दिया है, जी ना इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जमहूरियत को जाने दिया है। अगर लोकल बॉडी सही तरीके से काम किया है कभी, तो कामयाब क्यों हुई है मार्शल लॉ की गवर्नमेंट्स। जी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि डेवलपमेंट उनके हुकूमतों में, इकॉनमी बेहतर उनकी हुकूमतों में, महंगाई कम उनकी हुकूमतों में, डॉलर काबू उनकी हुकूमतों में। उसकी वजह यही रही है कि उन्होंने लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवा के ग्रास रूट लेवल पे लोगों की नब्ज पे हाथ रख के तो उनके काम करवाए हैं, तो जी फिर वो कामयाब। मौजूदा हुकूमत कहती है कि हर चीज को सेंट्रलाइज रखो, मेरे हाथ में, मेरे काबू में सब कुछ रहे। चाहे वो वजीर आला है, वो नहीं चाहता कि मेरे हाथ से कुछ निकले। जी तो सिंध में तो क्योंकि पीपल्स पार्टी का कराची के अंदर इतना होल्ड नहीं है, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि लोकल बॉडीज में कोई और जमात, यानी पीटीआई या एमक्यूएम या पीएमएलएन या कोई और जमात जो है, वो बड़े शहर के अंदर, जो कराची एक सही। मैं सिंध का मैं समझता हूँ कि और हमारी इकोनॉमी की भी बैकबोन है, वहाँ पर वो अपनी इजारादारी रखना चाहते हैं। और जिस जी तरह बगैर लोकल बॉडीज के वो चला रहे हैं उसको, उसी तरह से वो चाहते हैं कि वो चलता रहे। सही। अच्छा इजाज़त साहब, एक आखिरी सवाल, क्या मार्शल लॉ के कोई चांसेस दिखाई देते हैं, यानी अगर इमरजेंसी भी लगा दी जाती है, कि इसके कोई चांसेस मौजूद हैं, या फिर ये जो अब डेमोक्रेटिक एक अमल चल रहा है यही चलता रहेगा? देखिए, मार्शल लॉ मुल्क के अंदर किसी ने कभी अपनी खुशी से, मर्जी से तो लगाई नहीं है। जी ये जब भी जमहूरी हुकूमतें जो हैं ये कोई ना कोई ब्लंडर करती हैं तो मार्शल लॉ आ जाता है। चाहे वो 77 में था कि एक सिविल वॉर चल रही थी और मुल्क के अंदर अफरा तफरी थी, और 3 शहरों में खुद जब हुकूमत ने मार्शल लॉ लगा दिया था तो मार्शल लॉ का रास्ता हमवार हो गया। इसी तरह जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगा, जी उससे पीछे मैं नहीं जाता ज़्यादा, तो तब बैठे बैठे, यानी कि मतलब वो कहते हैं ना कि जी पंगा पंगा ले लिया हाँ जी बैठे बैठे। क्या जरूरत थी, यानी कि उस वक्त वो करने की जो किया गया, जिसकी वजह से फौज को एक दफा मौका मिला। और जब फिर आकर वो बैठ जाते हैं तो फिर बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती हैं जिससे कि वो फिर सही। तूल मिल जाता है। चले ये तो जी जी मौजूदा हुकूमत भी अगर सही तरीके से चलती रहेगी जी तो मुझे नहीं लगता कि मार्शल लॉ लगना चाहिए इस मुल्क के अंदर, ना लगेगा। लेकिन मार्शल लॉ का कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते आप। सही कोई सही। ना कोई वाकया पेश आ जाता है, या कोई हुकूमत ऐसा ब्लंडर कर देती है जिसकी वजह से फिर उनको मौका मिल जाता है या फिर मुदाखलत करनी पड़ जाती सही। है। अच्छा इजाज़त साहब, पीडीएम की अगर बात करें तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जिस तरह अलहदा हुई, ज़ाहिर है बहुत सी रिफ्ट्स पैदा हो गई थी, अलहदगी कर ली गई। फिर पीडीएम ने सफ़र शुरू किया तो बहुत सी और भी डिफ़िकल्टी थी, आपसी इख्तलाफात भी थे, इस्तीफ़ों की बात भी की गई बीच में। अब पीडीएम ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च भी करने जा रही है। कैसा देखते हैं इस सारे अमल को? क्या कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, या फिर ये जो सारी एफर्ट्स हैं ये यूजलेस जाएंगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई लोग, अवाम, जी इस कोई शक नहीं कि इस वक्त अगर सही कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने आए जिसको कि लोग समझेंगे ये मसीहा है, जी ये तब्दीली कराएंगे। इन सबको आजमाया हुआ है लोगों ने, पीपल्स पार्टी को भी, पीएमएलएन को भी। मौलाना साहब तो चलो हर हुकूमत के साथ रहे, जी। तो उनका तो कह सकते कि वो कोई नई, सर इस दफ़ा नहीं है हुकूमत के साथ? नहीं, इस दफा पहली दफा ना जी 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 हुकूमत के बिल्कुल। साथ नहीं, वैसे तो तकरीबन हाँ जी हर हुकूमत के साथ रहे हैं। ये तो आपस में इख्तलाफ इतना ज्यादा हो गया,
जी कि जी, जाती गुस्सा ज्यादा निकाला जा रहा है सही सही। बजाय इसके कि पॉलिटिकल मूव करने के। तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि लॉन्ग मार्च का इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा, ना ही लॉन्ग मार्च से ये हुकूमत जाने वाली है। सही। हाँ, अलबत्ता कोई हुकूमत की तरफ से ऐसी बात हो जाए जिससे कि फिर लॉन्ग मार्च को तकवीत मिल सकती है, तो कोई इम्पैक्ट शायद उनका हो जाए, लेकिन 23 मार्च वाला मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा सही। कि ये कुछ करेंगे। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो अब अपना किबला दुरुस्त कर रहे, वरना हुकूमत अपने ही बोझ तले दब जाएगी, ये मैं आपको आज बता दूं। सही। फिर लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इजाजुल हक साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इजाजुल हक साहब, उनका क्या कहना था ये हम सब ने सुना। अब हम देख रहे हैं कि एक और डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तानी सियासत में, और एमक्यूएम की सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके तहत सिंध हुकूमत को तमाम आइनी रास्तों को अपनाने की तलकीन की गई है, और साथ ही साथ पीपीपी को ये मेजर्स देने का कहा गया है कि जितने भी इख्तियारात की मुंतकली है वो आइनी और कानूनी रास्तों के मुताबिक की जाए। अब इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अख्तर साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं एमक्यूएम पाकिस्तान, और साथ साथ साबिक मेयर कराची भी रहे हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वसीम भाई, आप लोग जो चाहते थे वो फैसला बिला आखिर आ ही गया है सुप्रीम कोर्ट से। तो बात ये थी कि ये सारी सनसनीखेज मुजाहरे या फिर जो रैलीज निकाली गई एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से, क्या इनकी ज़रूरत थी जब कोई कानूनी रास्ता मौजूद था? देखें, रैलीज तो हमारी निकली थी हुकूमत सिंध के काले कानून पे। जी ये पटिशन तो हमने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके गए थे जी कि जिस तरह से इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, सिंध गवर्नमेंट इस पे जो आर्टिकल 140A है आइन का, उसको सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। जी उस बिना पे हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जो कि हमारी पिटीशन 17 से पेंडिंग थी। ये फैसला तो उस पे आया है, जी। जाहिर है वो इख्तियारात के ही हवाले से था कि बलदियाती निज़ाम मजबूत हो। मगर 4 साल मेरे मेयरशिप के और उसके बाद का जो अरसा, जो जिस 2013 का ये जो एक्ट है, आज तक इन्होंने बल्दिया को तो छोड़े, पूरे सिंध को तबाह कर दिया है। जी तो एहतजाज तो हमारा काले कानून पे था, पहले ही फंक्शंस नहीं दिए गए थे गेएमसी डीएमसीज को, और उसके बाद अमेंडमेंट लेके आए तो फिर अस्पताल भी ले लिए और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी ले ली, और डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट की भी पावर सीएम ने अपने पास रख ली। जी और अब आप देख रहे हो कि एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है सिंध का, उसका क्या हाल है कि 10,000 गोश्त मुलाजिम हैं उसके अंदर, जी जिनकी तनख्वाहें ये अपने जेलों को देते हैं। वो काम नहीं करते, वो मुल्क से बाहर नौकरियां कर रहे हैं। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का हाल है सिंध का। अपना हाल देख लें एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट, तबाह हाल है हेल्थ डिपार्टमेंट इनका। जी उसके ऊपर आप केएमसी के अस्पताल भी ले रहे हो। पहले अपने अस्पताल तो ठीक कर लो, जिसमें करप्शन के अलावा कुछ नहीं है। तो इस हवाले से हमारा एहतजाज था, और हमने पार्लियामेंट में भी आवाज बुलंद की है, सेनेट में भी की है, हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी की है इसके खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ। हमारे साथ सारी सियासी जमातें ऑन बोर्ड थी, ट्रेडर्स ऑन बोर्ड थे, बिजनेस कम्युनिटी ऑन बोर्ड थी। तो ये वजह बनी है हमारी, और अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अच्छा फैसला आया है, जो पाकिस्तान के लोगों की, सिंध के लोगों की फतह है उसमें। अच्छा, अब आपको लगता है कि अब ज़ाहिर बॉल जो है वो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है, आपको लगता है कि अब यकीनन उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है, लेकिन आपको लगता है कि फौरी कोई इकदाम किए जाएंगे कि इस बिल को दोबारा असेंबली में ले जाकर इस पर डिस्कशन की जाएगी? देखिए, अब तो इनको इम्प्लीमेंट करना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर रिव्यू पे जाते हैं, रिव्यू पे जाएं, इनका हक है, मगर करना तो होगा इनको इम्प्लीमेंट। मैं नहीं समझता कि ये इस चीज से भाग सकेंगे। कराची के लोग इनका पीछा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए हैं, सिंध के लोग, मेरे सिंधी भाई भी इनका पीछा करेंगे, क्योंकि अब इनफ इज इनफ। 14 साल हो गए इन्होंने कराची को एक बस नहीं दी, पूरे सिंध को ट्रांसपोर्ट नहीं दी हुई है, पानी पीने का नहीं है, टोटल तबाही पे ले गए हैं पूरे सिंध को। तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है
और सुप्रीम कोर्ट के माजी में रिमार्क्स भी रहे इनके लीडरों के हवाले से। तो बैड गवर्नेंस और करप्शन के अलावा इस सूबे में है कुछ भी नहीं। हालांकि अगर आप जाएं, आप खुद भी ट्रैवल करते हैं, पंजाब जाएं, बाय रोड जाएं, देखें, आपको लगेगा कि तरक्की हो रही है, काम हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, KPK में हो रहा है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं। और यहाँ का चीफ मिनिस्टर ने ना K4 को कंप्लीट किया, ना यहाँ ट्रांसपोर्ट भी वफाक कर रही है यहाँ कराची की। K4 भी, पानी का जिम्मेदारी भी वफाक ने ली हुई है। तो ये जो 1200 अरब रुपए इनको मिलते हैं 800 NFC अवार्ड के और 1000 NFC अवार्ड के और 200 तकरीबन कराची के, वो कहाँ जाते हैं? 1200 अरब बड़ी रकम होती है। इनसे ये सवाल करें, क्या ये पैसा आप सेवन में लगा रहे हैं, दादू में लगा रहे हैं, लाड़काना में लगा रहे हैं? उनका तो खंडरात में तब्दील हो चुके हैं ये जिनके मैंने नाम लिए हैं वो तो। जी। तो ये जा कहाँ रहा है ये? सही। अच्छा वसीम भाई, यहाँ पर अब बल्दियाती इंतखाबात की अगर बात कर लें तो अब ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला भी आ गया है। आप कैसा देखते हैं आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में MKM पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह की रहेगी? देखिए, अल्लाह करे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जी। और जैसा कि वफाक ने कहा है कि 2023 के इलेक्शन जो हैं, या बल्दियाती तो नहीं, 2023 के इलेक्शन में सेंसस पहले होगा। बल्दियाती इलेक्शन में भी अगर इलेक्शन ये गवर्नमेंट कराती है तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, तो इंशाल्लाह मैंडेट है हमारा, ऐसी बात नहीं है। ये जो बल्दियाती निज़ाम है ये MKM पाकिस्तान के पास ही इंशाल्लाह रहेगा। अवाम चाहते हैं कि MKM के लोग इलेक्ट होके काउंसिल्स में आएँ। सही। अच्छा, हमने देखा कि जमात इस्लामी से भी मुज़ाकरात कर लिए जाते हैं, मुसलसल उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, फिर PSP बैठती है, वफ्द आ जाता है, मुज़ाकरात कर दिए जाते हैं, MKM आती है तो डंडे बरसाए जाते हैं। क्या कोई मुज़ाकराती टीम आपके पास भी आई है या कोई इस तरह का अमल जारी है, चाहे बैकडोर ही सही, या कोई बातचीत की जा रही है आपके साथ? अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। हम ज़ाहिर जोर से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जी, और ये हमारा मैंडेट है कराची का। बाकी जमातें अगर 28 दिन के धरने में आपने एक रात में अंधेरी रात अंधेरे में आपने एक कागज साइन करके अपने आप को रिलीफ दिलवा लिया, क्योंकि 28 दिन हो गए थे बैठे हुए, आपको फिर सेविंग चाहिए थी, वहां से आपको निकलना था, एग्जॉस्ट हो चुके थे सब, तो आपने फिर सौदा कर लिया कराची का, जैसे आपने कोटा सिस्टम पे किया था। जमात इस्लामी के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ये इनके पास ना मैंडेट है कराची का, ये किस बात की वो करने, अगर एहतजाज कर भी रहे थे तो हमने उनकी सपोर्ट भी की थी कि हम आपके इस एहतजाज में हम आपके साथ हैं जी। मगर आपने किस शिक पे एग्रीमेंट किया है, मेरे तो यही समझ में नहीं आया। आपने क्या मनवा लिया उनसे, वो अवाम को बताएं तो वो एग्रीमेंट जी, वो एग्रीमेंट है कहाँ? तावीज बना के गले में डाला हुआ है कहाँ है? भाई वो तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं जी। जमात इस्लामी की बात अगर करें तो वो तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि हमने जो हमारा मौकफ था हमने वो मनवा लिया है पीपल्स पार्टी से। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अवाम भी चाहती है ना। आप अगर सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो अवाम को भी इन्वॉल्व करें ना, अवाम को बताएं आपने क्या गेन किया है, क्या उनसे हासिल किया है, कौन सा ऐसा इख्तियार ले लिया जिससे कराची के मसाइल हल हो जाएंगे, ताकि हम भी आपकी तारीफ करें जी। हमें तो अभी तक कुछ नजर नहीं आया। अच्छा, हमने देखा कि हालिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें वज़ीर आला सिंध और जमात इस्लामी के लीडर्स भी मुश्तरका तौर पर शामिल थे। अब उन्होंने कहा जी, वज़ीर आला साहब का कहना है कि सिंध वाहिद सूबा है जिसमें लोकल गवर्नमेंट लॉ जो असेंबली से पास कराया गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? और जाहिर है असेंबली से ही पास होता है लोकल बॉडीज का लोकल एक्ट जी। आपके पास मेजॉरिटी है वहाँ, मगर उसकी मेजॉरिटी का ये मतलब थोड़ी है कि मादर पिदर आजाद, आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ना लो, आपका जो दिल में आए वो करो, या तो फिर अच्छा कर रहे होते। पूरी दुनिया में बल्दियाती निज़ाम उसके फंक्शन जिस किस्म के होते हैं, आपने तो कचरा उठाने का फंक्शन बल्दिया से लेके अपने पास रखा हुआ है, सीवेज पानी का फंक्शन आपके पास है, ट्रांसपोर्ट आपके पास है, सड़कें आपके पास हैं, और फिर भी काम नहीं हो रहा। या तो काम हो रहा होता हम खामोश हो जाते, चले कम से कम परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे।
तो सारे फंक्शन बल्दियाती आपने अपने पास रख लिए हैं। तो ये जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट मौजूद है, सूबाई हुकूमत है और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बल्दियाती हुकूमत, तो आप उसके साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं? जब आपके साथ ज्यादती फेडरल गवर्नमेंट करती है तो आप चीखते हैं कि एनएफसी अवार्ड नहीं मिल रहा। वो तो आपको 18वीं अमेंडमेंट के बाद सारी चीजें मिल गई हैं, मगर आपको 18 अमेंडमेंट में 140A भी है, आपको नीचे इख्तियारात देने हैं, वहां बात आती है तो आप परेशान होते हैं और ये जवाब देते हैं। कल उन्होंने जवाब दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो फिर अगर सारे इख्तियारात इनको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ओ भाई, आप लेजिस्लेशन करें। आपने जो कुछ करना था 1970 से कर रहे हैं, आप तबाह कर दिया पूरा सिंध। आपने जो करप्शन की है वो बैठ के खाएं। आप जान छोड़ें, बल्दियाती निजाम को मजबूत करें ताकि सिंध तरक्की करे। सही सही। अच्छा वसीम भाई, अगर अब भी डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो फिर एमक्यूएम पाकिस्तान की अगली हिकमत अमली क्या होगी? देखें, अगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स करेंगे तो ज़ाहिर है कोर्ट मौजूद है, हम कोर्ट में जाएंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, अगर कोर्ट के ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट ना हो तो बिल्कुल हमारे पास हक है, हासिल है कि हम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराएं। और फिर अवाम इनके खिलाफ है, ट्रेडर्स इनके खिलाफ हैं, इस काले कानून के खिलाफ है। सही। अच्छा वसीम भाई, इस काले कानून के खिलाफ है। वसीम भाई, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि फारूक सत्तार साहब ये कह रहे हैं कि ये जो केस जीता गया है ये मैंने जीता है, क्या ऐसा तासुर दुरुस्त है? कोई अब भी कोई ऐसे इख्तलाफात मौजूद हैं या फिर एक हो के आप लोग काम करने जा रहे हैं इस सारी सिचुएशन में? देखिए, जब पिटीशन 2017 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी तो फारूक सत्तार जो है वो एमक्यूएम में थे, हमारे साथ एमक्यूएम में थे तो पिटीशन में सिग्नेचरी वो भी हैं, मैं भी हूँ, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो भी हैं। तो अब ज़ाहिर है इनको पार्टी से अलहदा कर दिया गया है। अब वो बोलने में तो ज़ाहिर है वो तो एक मीडिया में जाने का शौक तो है, तो मीडिया में तो ये बात करेंगे कि हैं, बिल्कुल मैं तो मानता हूँ वो पिटिशनर है उसमें। सही सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये थे हमारे साथ वसीम अख्तर साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। उनका कहना था कि ये जो फैसला आया है यकीनन एमक्यूएम पाकिस्तान की जीत है। 2017 में पिटीशन दायर किया गया था जिसमें फारूक सत्तार का भी किरदार था, लेकिन अब वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। आने वाले शोज़ में फारूक सत्तार साहब से भी बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे कि क्या ऐसा है और अगर क्रेडिट लिया जा रहा है तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं और इख्तलाफात को हल क्यों नहीं किया जा रहा। हमें दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।